हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पे बरामद हुए करोड़ों रुपए, जो कि बोरियों में भर के स्टोर रूम में पड़े थे। आज न्याय व्यवस्था के गाल पे करारा तमाचा है, क्योंकि जब न्याय देने वाला ही इल्जाम के दायरे में आ जाता है तो न्याय व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा टूटने लगता है। बात इतनी बड़ी थी कि पार्लियामेंट तक पहुंची और स्पीकर ओम बिरला ने इंक्वायरी कमेटी भी बनाई। लेकिन जस्टिस वर्मा का इल्जाम है कि ये कमेटी गलत बनाई गई है, उनका इन पैसों से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी दोस्त एस्पिरेंट नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन टॉपिक्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मुद्दा कहां से शुरू होता है। देखिए बच्चों, मुद्दा शुरू होता है जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे एक उनके स्टोर रूम में आग लग जाती है। उस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंचती है। फायर ब्रिगेड जब आग को बुझा रही थी, यानी कि पानी के फव्वारे मार रही थी, तब उनकी नजर पड़ी बोरियों में भरे हुए करारे करारे नोटों के ऊपर। अब मामला बाहर निकला, इतने सारे नोट आखिर कैसे? आपकी तनख्वाह जितनी है, आपकी आमदनी जितनी है, उससे कई गुना ज्यादा करोड़ों रुपए आपके स्टोर रूम में कहां से आए? मुद्दा पहुंच जाता है पार्लियामेंट में, क्योंकि सवाल उठने लग जाता है। अभी जज साहब के ईमानदारी पर बहुत सारे सवाल आते हैं, मीडिया सवाल पूछने लग जाती है, पुलिस सवाल पूछने लग जाती है। मांग आती है कि जज साहब को निलंबित किया जाए या फिर जज साहब को हटा दिया जाए, जज साहब को इम्पीच कर दिया जाए। यानी एक इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि इम्पीचमेंट करता कौन है? तो इम्पीचमेंट करती है पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद। तो मामला पहुंच गया संसद में, और संसद में लोकसभा के जो स्पीकर थे ओम बिरला सर, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। अब जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि यह कमेटी गलत बनाई गई है, क्योंकि कोई भी कमेटी इंपीचमेंट के लिए तभी बनाई जा सकती है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एग्री करें, दोनों सदन हस्ताक्षर करें कि हाँ भैया, बनाई जानी चाहिए कमेटी। लेकिन यहां पे सिर्फ लोकसभा ने ही डिसीजन लिया था, फैसला लिया था, राज्यसभा ने फैसला नहीं लिया था। यानी कि राज्यसभा ने साफ कहा था कि नहीं, ये कमेटी नहीं बनाई जानी चाहिए, सिग्नेचर नहीं किया था। अब सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या इस इंक्वायरी जो कमेटी को अभी जायज ठहराया जाए या फिर नाजायज ठहरा के इसको कैंसिल कर दिया जाए। तो देखिए बच्चों, पूरा मुद्दा यही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है। क्या रिफ्यूज कर दिया है? जस्टिस यशवंत वर्मा की उस अपील को कि सर, राज्यसभा ने तो सिग्नेचर किया नहीं है, तो आप इस इंक्वायरी को रोक दीजिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, नहीं सर नहीं, आप पे बहुत गंभीर इल्जाम है और ये इंक्वायरी नहीं रुकेगी और ये इंक्वायरी लगातार चलती रहेगी। अभी जो भी आपके ऊपर इल्जाम है, जब तक कि पूरा सबूत नहीं मिल जाता, जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता, इस इंक्वायरी को हम लोग चलाएंगे। यहां पे कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं, उन्होंने कानून के दायरे में रहकर ही, विद लीगल अथॉरिटी, कानून के दायरे में रहकर ही उन्होंने ये इंक्वायरी कमेटी बनाई है। ऐसा इनका मानना है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है। यह बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट? अभी देखिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्ट का सहारा लिया है। एक एक्ट आता है, याद रखिएगा, ठीक है? क्या एक्ट है? जज इंक्वायरी एक्ट 1968। क्या? जज इंक्वायरी एक्ट 1968 एक ऐसा अधिनियम है जो ये बताता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इंक्वायरी कैसे बिठाए जा सकते हैं, प्रोसेस क्या होना चाहिए, बिठाई जाएगी तो उनकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी, उस पर रिपोर्ट कैसे पेश की जाएगी, ये सभी कुछ इस एक्ट में बनाया गया है। यानी कि क्या है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है, ये बताता है कि ये बताता है कि दोनों सदनों के हस्ताक्षर होने चाहिए, नो डाउट। लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर एक सदन हस्ताक्षर ना करे तो क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ये अधिकार फिर हमारा हो जाता है कि हम डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर एक सदन हस्ताक्षर नहीं भी करता है, सिग्नेचर नहीं भी करता है,
तब भी इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती है। यानी कि हमने इस कानून का, इस एक्ट का, इस अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है और ना ही हमने किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है, यानी कि ना ही हमने आपके किसी मौलिक अधिकारों को छीना है। क्योंकि जस्टिस वर्मा का कहना था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो है हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, यानी कि कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार, प्रोटेक्शन का अधिकार, बराबर में प्रोटेक्शन का अधिकार। तो यहाँ पे जस्टिस वर्मा का यह कहना था कि सर मुझे बराबरी का अधिकार कहां पे दिया जा रहा है, यानी कि जो कानून सबके लिए अपनाया जाता है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सिग्नेचर करें तो इंक्वायरी बैठे, यहाँ पे तो मेरे सामने सिर्फ लोकसभा ने सिग्नेचर किया है और आप इंक्वायरी बिठा रहे हो, तो ये तो राइट टू इक्वालिटी का हनन हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला कि राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 हमारा बताता है, राइट टू लाइफ, तो ये सिर्फ सांस लेने को नहीं कहते, ये कहते हैं राइट टू लाइफ यानी कि जीने का अधिकार, जीने का अधिकार डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ। लेकिन अगर ये इंक्वायरी बिठाई जाएगी तो मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा का क्या होगा सर? तो राइट टू लाइफ वाला भी तो हमारा फंडामेंटल आर्टिकल खो रहा है ना, हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ बोल दिया आपका कोई भी फंडामेंटल राइट को हनन नहीं किया जा रहा, नहीं तोड़ा जा रहा, वॉयलेट नहीं किया जा रहा। सर आप जो भी यहाँ पे कर रहे हैं वो उसके खिलाफ, मतलब हम लोग जो भी आपके खिलाफ कर रहे हैं वो आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उसके हिसाब से कर रहे हैं, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यहाँ पे वॉयलेट नहीं हो रहा है। और हम लोग जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर में रहकर ही सारे के सारे कानून बना रहे हैं, सारे के सारे आपको जो भी प्रोसेस कर रहे हैं इसी के अंदर कर रहे हैं। तो इसका मतलब सर अभी कंटिन्यू रहेगी क्या इन्वेस्टिगेशन, आपके खिलाफ जो कार्रवाई रहेगी उसको हम यहाँ पे नहीं नकार सकते सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है। अब देखिए जो केस है उसका बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आग लग जाती है जस्टिस वर्मा के घर पे, जो इनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, जो सरकारी घर दिया जाता है उसमें, उसमें आप देखो फायर ब्रिगेड वालों को काउंटेड अनकाउंटेड कैश मिलता है, जिसको गिन भी नहीं सकते, इतना सारे कैश थे। जस्टिस वर्मा ने बोला, डिनाई कर दिया, मना कर दिया जस्टिस वर्मा ने कि भैया मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, नो नॉलेज, ठीक है, नो नॉलेज ऑफ द मनी, मेरे परिवार को और मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था इन सारे पैसों के बारे में। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है, अब ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न उठ जाता है किसके ऊपर? जुडिशियल इंटेग्रिटी के ऊपर, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है उसकी पहचान के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ जाता है कि भाई अगर जज ही ऐसे काम करने लग जाएगा रिश्वत वाले, तो बाकी जो जनता है वो किस पे भरोसा करेगी, किस पे ट्रस्ट करेगी? तो यहाँ पे एक न्याय व्यवस्था डगमगाती हुई दिखाई देती है। अभी इनके ऊपर फिर दबाव डाला जाता है और इनके केस को आगे बढ़ाया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे खबर सामने आती है वैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब इमरजेंसी कॉलेजियम मीटिंग बुलाओ, यानी कि कॉलेजियम जो ग्रुप होता है, ठीक है, जजेस का, इमरजेंसी उसकी मीटिंग बुलाओ क्योंकि ये बहुत मुद्दा बड़ा है, सीरियस केस है, किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इतने सारे पैसे मिले भाई, ठीक है, सीरियस मुद्दा है, बुलाओ। तो जस्टिस वर्मा को पहले तो हटाया गया उनके पोस्ट से कि भैया चलो तुम इस पोस्ट से हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब तक इंक्वायरी हो रही है आप कहीं इंक्वायरी में बाधा ना डालो, रुकावट ना डालो, इसलिए आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो उनको इनको इस पोस्ट से हटा दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मल इंक्वायरी का प्रोसेस बोला कि भैया फॉर्मल इंक्वायरी शुरू करो, जल्दी से इंक्वायरी शुरू कर दो इनके खिलाफ। तो इंक्वायरी यहाँ पे शुरू होती चलेगी और वो जितनी इंक्वायरी होती चलेगी उसमें इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते चले गए। लेकिन ये डटे हुए, देखिए क्या होता है ना कि जज है भाई साहब, जज हैं, वकील भी रहे होंगे कभी, तो इन्हें अच्छी तरह से पता है कि कानूनी दांवपेच कैसे खेला जाता है। तो कानूनी दांवपेच खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उन कानूनी दांवपेच से बाहर निकल भी पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते। अभी देखिए इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, जैसे कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंक्वायरी कमेटी, याद रखना एक फॉर्मल इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी अलग, ठीक है, तो वो तो छानबीन कर ही दी है। एक इंक्वायरी कमेटी जो प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी जो कि पार्लियामेंट के लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बनाई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाएगी और ये जो इंक्वायरी कमेटी है इसमें 3 लोग थे, ठीक है, याद रख लेना, 3 लोग, 3 जजेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, याद रखना, ये 3 जजेस तो आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, याद रखें। पहले जज है शील नागू, ठीक है, पहले जज है शील नागू। उसके बाद आप देखोगे, ठीक है, जो आप उसके बाद देखोगे जीएस साधना वालिया, उसके बाद देखोगे अनु शिवारमन। यहाँ पे आप देखोगे कि मेल और फीमेल दोनों का बैलेंस रखा गया है ताकि संवेदनशीलता बरकरार रहे, संवेदनशीलता में बैलेंस बना रहे। तो आप उसके बाद ये जो पूरी पूरी जुडिशरी है ना भाई साहब, एक बात का ध्यान रखती है कि मामला बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, बहुत ज्यादा उछले नहीं है, छीछा लेदर ना हो, इसलिए जो इंक्वायरी होती है वो इन हाउस जुडिशियल प्रोसीजर में होती है।
इन हाउस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, इंक्वायरी सब खुद ही कर दी जाएगी, खुद ही इनका केस निपटा दिया जाएगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। तो अभी बहुत सारा इनका इंक्वायरी होता है, सीसीटीवी फुटेज चेक होते हैं बहुत लंबे लंबे पुराने पुराने समय के, और उसके खिलाफ और उसके बेस पे इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है। अभी जैसे इंक्वायरी शुरू हो जाती है, यहाँ पे जस्टिस वर्मा ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट को बोला सर ये गलत हो रहा है, ठीक है, चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, कमिटी बनाने का जो डिसीजन था उसको चैलेंज कर दिया। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, कि कोई भी मोशन, ठीक है, क्लेम्ड मोशंस वर गिवन इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज जो लोग दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में मोशन दिए गए थे, यानी दोनों में सवाल पूछे गए थे, दोनों में यहाँ पे बातचीत की गई थी, लेकिन यहाँ पे लोकसभा ने तो बोल दिया कि ठीक है इंक्वायरी बिठाओ, राज्यसभा नहीं, मैंने नहीं बोला। जबकि पॉइंट क्या है कि जब भी ऐसी कोई कमेटी बिठाई जाएगी तो ज्वाइंट कमेटी बननी चाहिए, ज्वाइंट कमेटी, यानी कि ज्वाइंट कमेटी कंपलसरी हो जाती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के दोनों सिग्नेचर करें तो समझ में आता है। सर यहाँ तो सिर्फ लोकसभा ने किया, आपने कैसे कमेटी बना दिया, ये ऐसा जस्टिस वर्मा के तरफ से बोला गया। तो लोकसभा कुड नॉट प्रोसीड अलोन, लोकसभा अकेले कैसे डिसीजन ले सकती है, ऐसा जस्टिस वर्मा का कहना है। परंतु वो भूल गए कि वो किसके सामने खड़े, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर याद करो 1968 वाला जो एक्ट, ठीक है, आप वकील हो नो डाउट, लेकिन हम भी जज है सर, ठीक है, हम लोग आपका प्रोसेस पार करके आए हैं, कभी हम भी इस जो अदालत में हम भी वकील वकील खेला करते थे, तो आपसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस है सर। तो आप जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है ना 1968, ये बताता है कि दोनों जो सदन है उनका दोनों सदन का सिग्नेचर जरूरी है, लेकिन ये थोड़ी बताया गया है कि अगर एक सदन सिग्नेचर ना करे तो दूसरा सदन तब क्या करेगा, नहीं इन्वॉल्व है इसमें। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक सदन नहीं सिग्नेचर कर रहा है और दूसरा सदन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंक्वायरी बनाई जा सकती है। तो राज्यसभा मोशन वाज नॉट एडमिटेड, माना हमने, ठीक है, लेकिन फिर भी लोकसभा स्पीकर कुड एक्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अकेले लोकसभा के स्पीकर ये डिसीजन ले सकते हैं। इसका मतलब आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का यहाँ पे हनन नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, यानी कि अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर आप दोषी रहे तो, और उस एक्शन को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। तो ये इम्पीचमेंट क्या होता है, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ, ठीक है बच्चों, रिमूवल प्रोसीजर ऑफ, यानी कि किसी भी जज को रिमूव करने का, ठीक है, रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है, किसका, तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है प्रोसेस जो होता है इम्पीचमेंट का, किस तरीके से होता है याद रखना। तो पहले आप देखो कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, जो प्रोसेस होता है आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है और 124 के क्लॉज 5 में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को कैसे हटाया जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 218 में दिया हुआ है हाई कोर्ट को कैसे रिमूव किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा। अब किस बेस पर यहाँ पे हटाया जा सकता है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो याद रखिए जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर किस जज के खिलाफ ऐसा सबूत है कि वो मिसबिहेवियर कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। या फिर वो इनकैपेसिटी है, यानी कि इनकैपेसिटी का मतलब दिमागी रूप से ही मतलब बीमार हो गया है, दिमागी उसका काम नहीं कर रहा है, या फिर शरीर काम नहीं कर रहा है, वो डिसीजन लेने के लायक ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है भैया उसको इतना बड़े बड़े फैसले लेने के लिए हम कैसे दे सकते हैं, वो खुद ही अगर पागलों जैसा बिहेव कर रहा था, तो याद रखना, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। अब आप देखोगे, ठीक है, कि जो जजेस हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या बताता है, ठीक है, गवर्न्स द प्रोसीजर फॉर द जुडिशियल इम्पीचमेंट, ठीक है, जुडिशियल इम्पीचमेंट किस तरीके की होगी, तो ये क्या बोल रहा है, क्या जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 क्या बता रहा है, ठीक है, इंक्वायरी कमिटी फॉर्मेशन, इंक्वायरी कमिटी बनाई जाएगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी इंक्वायरी कमिटी के द्वारा, ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा पार्लियामेंट को। याद रखना इसका काम खाली रिपोर्ट पेश कर देना है, याद रखना इसका काम क्या है, खाली रिपोर्ट पेश कर देना है, ये डिसीजन नहीं दे सकती, किसी भी जज को हटा नहीं सकते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जुडिशरी विद पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, यानी कि आप देखो ये जहां तक जुडिशरी का काम था, इसके आगे करके पार्लियामेंट का काम आ जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखना इसके आगे पार्लियामेंट का काम आएगा। और अब देखते हैं उसमें पार्लियामेंट क्या करता है, ठीक है बच्चों, यानी कि आप जब प्रोसेस की बात करोगे ना, तो जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, जो 1968 का जज इंक्वायरी एक्ट है, अधिनियम है, उसमें खाली एक कमिटी बनाई गई है, कमिटी रिपोर्ट पेश कर रही है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो फैसला नहीं कर सकती कि जज को रिमूव करना है कि नहीं करना है, वो रिपोर्ट अपना भेज देगी पार्लियामेंट पे। तो पार्लियामेंट में रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है, देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है क्या, मोशन, पहला स्टेप, ठीक है, यानी कि अगर 100 एमपी
और लोकसभा से और 50 एमपी राज्यसभा से सिग्नेचर कर देते हैं, तो हाँ भैया मोशन पास हो सकता है, यानी कि ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। स्टेज 2 में कमिटी बनाई जाती है। इस कमिटी में 3 जज होंगे, एक हाई कोर्ट का जज, एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक कोई भी इंपॉर्टेंट बंदा, इंपॉर्टेंट जज जिसको जुडिशरी का बहुत ज्यादा नॉलेज है। स्टेज 3 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और इस इन्वेस्टिगेशन में जजेस अलाउड रिटन डेफिनेंसी, यानी कि जो जजेस हैं वो रिटन फॉर्म में सब कुछ देंगे, यानी कि जो जज हैं वो एक एक बात लिखेंगे, एक एक बात समझेंगे और सब कुछ यहाँ पे रिटन फॉर्म में होगा। उसके बाद रिपोर्ट जो होगा पार्लियामेंट को दी जाएगी। अब पार्लियामेंट में क्या होता है बच्चों, वोटिंग होती है, दोनों हाउसेस की वोटिंग होगी और इस वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भैया हटाया जाए जज को, तो 2/3 मेजोरिटी आप लोग देखोगे। भाई जज है, कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है ना, तो उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता, तो 2/3 मेजोरिटी कम से कम चाहिए यहाँ पे जज को हटाने के लिए। और जैसे 2/3 मेजोरिटी आ जाती है तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सिग्नेचर करके फाइनली जज को हटा सकता है। तो ये था पूरा जस्टिस वर्मा का केस सर, और देखना ये है कि अब इंक्वायरी तो होगी डेफिनेटली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इंक्वायरी होगी। और अगर इंक्वायरी होगी तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कि गिल्टी हो भी सकते हैं, गिल्टी नहीं भी हो सकते, क्योंकि पैसे मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है ना सर, है ना। तो चलिए इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों, और हाँ, जो भी दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा बच्चों, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं, लेक्चर अपलोड करूं, आप लोगों तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। जय हिंद।